वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय क्या क्या गतिविधियां हुई, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी और क्रांति के उपरांत क्या स्थिति थी। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखिए, राजस्थान उस समय राजस्थान के रूप में नहीं था, एक राजपूताना था और वह एक रियासत था। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार है और उस अंग्रेजी अधिकार से मुक्त होने के लिए देसी रियासतों, तत्कालीन क्रांतिकारियों द्वारा जो कार्य किया गया उनके बारे में इस पर चर्चा की जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को या हम कहें राजस्थान को अपने अधीन लिया था। तो क्रांति को समझने के लिए उसकी थोड़ी प्रारंभिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कि जो देसी रियासतें थी उस समय सभी स्थानों पर देसी रियासतों का अधिकार होता था और जो देसी रियासतें थी उन पर अंग्रेज़ों ने संधि के माध्यम से अधिकार किया था। तो दो इतिहास में प्रमुख संधियां होती हैं जिनको हम सबसे पहले जिस संधि की बात करते हैं वह है हमारी सहायक संधि। अंग्रेज़ों ने सहायक संधि के माध्यम से सभी को विश्वास दिलाया कि हम आपके सहायक हैं। हेल्पर बनना चाह रहे थे, परंतु सहायक संधि किसके द्वारा चलाई गई थी? तो तत्कालीन जो वायसराय हैं लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधियाँ लेकर के आए, एक नया प्रस्ताव था। इस संधि की अगर हम बात करें तो इस संधि पर भारत की हम बात करें, भारत में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला जो शासक था वह था हैदराबाद का निज़ाम। 1798 ईस्वी में ये सहायक संधि आई थी और आते ही हैदराबाद के निज़ाम ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। हमारा परिप्रेक्ष्य राजस्थान की विशेष बात लिए हुए होगा, इसलिए हम यह भी देखते हैं कि जो वेलेस्ली की सहायक संधि थी उसमें राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? तो वह रियासत थी भरतपुर। 1803 ईस्वी में भरतपुर का जो शासक था रणजीत सिंह, इसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रसंग जो चल रहा है संबंधित ये चल रहा है कि अंग्रेज़ों ने क्या हथकंडा अपनाया। अंग्रेज़ों ने विश्वास दिलाया कि अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो हम आपके सहायक बनेंगे, हमारी जो सेना होगी वह बाहरी आक्रमणकारी को परास्त करके आपको सुरक्षा देगी। इस तरीके से वेलेस्ली के समय में एक सहायक संधि आई। अगली संधि की हम बात करें, वह संधि है आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ सहयोग की संधि। देखिए, तत्कालीन स्थिति की हम बात करें कि भारत को कहाँ आवश्यकता पड़ी थी कि उनके द्वारा, या फिर हम कहें राजस्थान को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि उन्होंने अंग्रेजी आधिपत्य स्वीकार किया। कारण यह था कि उस समय मराठे जो थे वह अत्यंत ही लड़ाकू जाति, लूटपाट करने वाली जाति थी। इनके द्वारा आए दिन राजस्थान पर आक्रमण किए जाते थे। इस कारण मराठों की लूट से परेशान थे राजस्थान की रियासतें और उनको एक ऐसी बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी जो उनकी इन मराठों से रक्षा कर सके। और वो बड़ी शक्ति उभर करके कौन आए सामने? अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों का जो वायसराय है लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके द्वारा एक नई संधि लाई गई, आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ सहयोग की संधि। यह संधि कहती है कि आप हम पर आश्रित हो। क्या हो ये संधि क्या कहती है? कि आप हम पर आश्रित हो परंतु हमसे पृथक हो। देखिए, शब्दों में उलझाया गया, आप आश्रित हो परंतु पृथक हो। हमने आप पर कोई अधिकार नहीं किया है, सिर्फ हम क्या करना चाहते हैं? हमारे अधीन रहो, हम आपको सहयोग करेंगे। ऐसी संधि अब राजस्थान की रियासतें क्यों करती है? क्योंकि वो किससे परेशान है? मराठों से। दो व्यक्ति मिलते हैं जिनके सहयोग से ही ये कार्य संपन्न हुआ है। वह व्यक्ति हैं चार्ल्स मेटकॉफ और जेम्स टोड। देखिए, ये जेम्स टोड है, ये कर्नल जेम्स टोड है। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने घोड़े पर घूम कर के राजस्थान के इतिहास का वर्णन किया है, उसको लिखा है। तो ये दो व्यक्ति हैं, इनके सहयोग से ये सारी संधियाँ जो हैं संपन्न होगी। इस संधि पर जो आश्रित पार्थक्य की संधि है, इस पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे, यह तीनों तरीके से हमें पता होना चाहिए। देखिए, सभी रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे पहली बार, परंतु सबसे पहले किस रियासत ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, 1817 ईस्वी में करौली का जो शासक है हरबख्श पाल सिंह, उनके द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट बात आती है
कि सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत थी सिरोही। 1823 ईस्वी में सिरोही का जो शासक है शिव सिंह, उसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य सभी जो रियासतें हैं उन्होंने 1818 में इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये 2 संधियां हमने देखी हैं। कारण क्या है कि हम देखेंगे कि 1857 में राजस्थान में जितने भी वीर हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, संगठित होकर के क्रांति की तरफ मुख करेंगे। उससे पहले क्या ऐसी परिस्थितियाँ रही थी? तो 2 परिस्थितियाँ हमने देखी कि अंग्रेज़ों द्वारा ऐसी संधियाँ करके राजस्थान पर अधिकार किया गया था। अब आता है तत्कालीन समय के कुछ अधिकारियों के हम नाम देखते हैं कि किस स्थान पर जब क्रांति होगी उस समय किस किस स्थान पर कौन कौन व्यक्ति नियुक्त हुआ था। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रमुख अधिकारियों में कि राजस्थान का एजीजी। तो देखिए, राजस्थान का जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस था। बहुत ही एग्जाम्स में ये प्रश्न भी आता है और हमें एक जानकारी भी होनी चाहिए। एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। यह गवर्नर जनरल का एजेंट होता था। जो राजस्थान का एजीजी उस समय था वह था पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी जो था इसका मुख्यालय अजमेर में होता था। 1845 में इसे माउंट आबू भी लेकर के गए थे। कारण क्या था कि अजमेर में राजस्थान जो है वह बहुत ही गर्म स्थान था और माउंट आबू का जो आबो हवा थी वह थोड़ी बनिस्बत अजमेर के ठंडी थी। इस कारण इन्होंने 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी, इस हिसाब से यह अपना मुख्यालय परिवर्तित करते थे। तो क्रांति के समय जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? हम देखते हैं माउंट आबू में था। कुछ यह हमने सबसे बड़ा पद देखा राजस्थान में एजीजी का, जो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कुछ पॉलिटिकल एजेंट होते थे जिन्हें पीए कहा जाता था। पॉलिटिकल एजेंट प्रमुख रियासतों के हम यहाँ पर देखेंगे और याद भी करेंगे साथ में। देखिए, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। तो जयपुर में कर्नल ईडन। मारवाड़ जो है वहाँ का था मैकमोसन। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वह था मेजर बर्टन। सिरोही जेडी हॉल। भरतपुर का मॉरिसन था और मेवाड़ का मेजर सावर्स था। यह पॉलिटिकल एजेंट है। इनको हम याद करने के लिए एक सिंपल और साधारण शब्द में इसको हम बोल लेंगे, जैसे कि जयपुर में इडली बहुत प्रसिद्ध है। मारा कैसे? जयपुर में इडली बहुत प्रसिद्ध है। मारा कैसे? मोस करके मार दिया, मैकमोस। कोट में क्या लगा होता है? बटन। सिर में हॉल कर दो। भरतपुर में भाषा होती है ब्रज भाषा, तोरी मोरी, तो मोरिशन। में मारवाड़ी शब्द है। में आता है तो कैसे? जैसे कि सावड़ लगा है ना, वैसे में आता है। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंट हमने देखे। अब हम देखते हैं कि उस समय के कुछ फैक्ट हैं कि बटालियन कहाँ की थी, कहाँ रहती थी, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, राजपूताना की जो प्रशासनिक राजधानी थी वह अजमेर थी। राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी जो थी वह अजमेर थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अजमेर अंग्रेज़ों की प्रशासकीय राजधानी थी। इस कारण यहाँ पर जितने भी शस्त्रागार या खजाना था वो अजमेर में रखा गया था। कारण क्या होता है कि इस खजाने की रक्षा के लिए ब्यावर से एक बटालियन बुलाई जाती है जिसे कहते हैं मेर बटालियन, जिसका सेनापति कार्नेल था। बुलाया गया था। क्रांति की भूमिका तैयार कर रहे हैं कि क्या होगा, कौन कौन सी स्थिति है उस समय। तो मेर बटालियन ब्यावर से बुलाई जा रही है। कारण क्या है? जो अंग्रेज़ों की प्रशासनिक राजधानी है, जहां उनके शस्त्रागार पड़े हैं, उसकी सुरक्षा है। तो राजस्थान की स्वयं की हम बात करें तो राजस्थान उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नियंत्रण में था। बात आती है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है इसका मुख्यालय कहाँ था? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का मुख्यालय आगरा था। उसका गवर्नर जो है वो कोलविन था। तो कुछ नाम हमें याद करने होते हैं, जैसे पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था, वैसे ही कार्नेल मेर बटालियन का सेनापति था। कोलविन यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर था। क्रांति के समय बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो देखिए, क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। सबसे पहले हम देखते हैं नशीराबाद अजमेर। दूसरी हम देखते हैं नीमच मेवाड़ में आती थी। तीसरी हम देखते हैं
एरिनपुरा जो कि पाली के अंतर्गत आता है, सुमेरपुर वहाँ पर स्थित थी। चौथी हम देखते हैं ब्यावर जो कि अजमेर में स्थित थी। पांचवी आती है देवली, यह टोंक में स्थित थी। और खेरवाड़ा आती है उदयपुर में। यह 6 छावनियाँ जो थी यह सैनिक छावनियाँ थी। यहाँ पर छावनी से तात्पर्य क्या होता है? छावनी से तात्पर्य यह होता है जहाँ सैनिक निवास करते हों, क्या करते हों, वहीं पर रहते हों, निवास करते हों, वो छावनी कहलाती है। और राजस्थान में उस समय 6 छावनियाँ थी। इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। इनका पहला जो अक्षर है जैसे कि नानी, एब, देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं छावनियों के बारे में एक प्रश्न यह बनने की संभावना भी रहती है कि कौन सी ऐसी छावनी थी जो राजस्थान के बाहर थी। तो देखिए यह नीमच जो है यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए यह छावनी राजस्थान से बाहर थी। अब बात आती है कि ये जो 6 छावनियाँ थी इनमें से कौन सी ऐसी छावनी है जिसने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया। तो देखिए 2 छावनियाँ आती हैं, एक आती है खेरवाड़ा और दूसरी आती है ब्यावर। इनके द्वारा 1857 की जो क्रांति होती है उसमें भाग नहीं लिया गया था। तो यहाँ हमने 1857 की क्रांति की प्रारंभिक भूमिका के रूप में 2 संधियाँ देखी। उसके बाद हमने देखा कि किसके सहयोग से ये संधि हुई है, किसने पहले हस्ताक्षर किए हैं। फिर हमने कुछ अधिकारी देखे जो कि एजीजी तथा पॉलिटिकल एजेंट थे, सभी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट देखे। कुछ फैक्ट हमने देखे और 6 जो छावनियाँ थी उनके नाम और वह नाम जिन छावनियों ने युद्ध में, क्रांति में भाग नहीं लिया था, विद्रोह में भाग नहीं लिया था, उनका हमने यहाँ अध्ययन किया। अब हम देखते हैं जो हमारी 1857 की क्रांति होती है उसके बारे में। देखिए यहाँ हमने चर्चा की थी 6 रियासतें ऐसी थी जो उस समय मौजूद थी, उनमें से 2 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब बात आती है 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के अधिकार वाली जो 6 रियासतें हैं वह कौन सी हैं। देखिए विद्रोहियों ने उस समय इन पर अपना अधिकार कर लिया था। एक आती है भरतपुर, दूसरी आती है धौलपुर, कोटा पर अधिकार किया था, टोंक पर अधिकार किया था। 2 रियासतें ऐसी हैं जिन पर तांत्या टोपे का अधिकार हुआ था, वह है बांसवाड़ा और झालावाड़। ठीक है, तांत्या टोपे के अधिकार के अंतर्गत आने वाली छावनियाँ 2 हैं, बांसवाड़ा और झालावाड़। अब हम स्टार्ट करते हैं। 6 छावनियाँ हैं हमारे साथ पास में, उसी के साथ में अन्य 2 और छावनियाँ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नसीराबाद छावनी की। देखिए क्रांति का प्रारंभिक बिंदु यही है, क्रांति का प्रारंभिक बिंदु जो है यहीं से स्टार्ट होता है। और नसीराबाद छावनी की जो क्रांति है वह राजस्थान में प्रारंभिक बिंदु के साथ साथ में हम देखते हैं कि एक सफल क्रांति है। नसीराबाद की जो छावनी है यहाँ पर जो क्रांति हुई है उसकी डेट हम सबसे पहले देखते हैं 28 मई 1857 को। देखिए भारत की हम बात करें तो भारत में 10 मई को क्रांति हो चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखना है तो राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई को हुआ था, नसीराबाद में हुआ था। और नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ से क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। अब यहाँ पर जो क्रांति करने वाली है, यहाँ की जो इन्फेंट्री है, यहाँ की जो सेना है वह कौन सी है? देखिए नेटिव हॉर्स फील्ड बहरी नंबर 6, दूसरा 15वीं तथा 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह किया था। देखिए इस समय एक आदेश आया था। क्रांति क्यों होती है? क्रांति प्रारंभ होने का कारण यह था कि जो सैनिक छावनी में जो सैनिक रहते थे वह अधिकांशतया राजस्थान के ही निवासी थे। इस समय एक आदेश आता है कि जितने भी सैनिक हैं इन पर अविश्वास दिखाया जाता है और जितने भी सैनिक हैं उन्हें एक आदेश दिया जाता है कि वह अपने शस्त्र जो है वह जमा करवा दे। शस्त्र विहीन होने के लिए उन्हें कहा जाता है। तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं वह इस बात से नाराज़ होते हैं कि जब हम क्रांति कर ही नहीं रहे हैं फिर भी हम पर अविश्वास क्यों किया जा रहा है। तब एक आदेश निकालता है प्रिचार्ड, मेजर प्रिचार्ड का आदेश होता है कि जो अपने शस्त्र जमा नहीं कराते हैं उन्हें बागी घोषित कर दिया जाए और उनको बंदी बना लिया जाए। इस बात से यह क्रांति प्रारंभ हो जाती है। तो एक साधारण सा प्रश्न बनता है कि बागियों को बंदी बनाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए मेजर प्रिचार्ड जो हैं वह यहाँ के सेनापति कहेंगे हम। मेजर प्रिचार्ड ने बागियों को बंदी बनाने का आदेश दिया और इस आदेश के साथ ही नसीराबाद में विद्रोह का अंकुर फूटा और क्रांति प्रारंभ हो गई। यहाँ के जो विद्रोही थे
उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। अगर हम बात करें कि कहाँ जा रहे हैं विद्रोही सारे इकट्ठे होकर के, दिल्ली जा रहे हैं। अब हम देखते हैं, जब हमने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ के जितने भी शस्त्रागार थे, जितना खजाना था, वो सब अजमेर में था। और अजमेर कहाँ आता है? नशीराबाद अजमेर के निकट था। परंतु यहाँ के जो विद्रोही हैं, क्षणिक हम कहेंगे यह निर्णय क्षणिक था उनका, उन्होंने क्रांति प्रारंभ कर दी। अगर हम देखते हैं कि वह इस दिल्ली की ओर प्रस्थान करने के स्थान पर अजमेर की ओर प्रस्थान करते तो शायद क्रांति का रूप बदल जाता। फिर भी चलो आगे चर्चा करते हैं कि यह जो क्रांति है नशीराबाद की छावनी में जो हो रही है, इसमें 3 व्यक्ति मारे गए, 2 व्यक्ति घायल हुए। देखिए, जो इस छावनी में मारे गए थे वह हैं स्पॉटीवुड, वैनी और न्यूबरी। देखो, स्पॉट हो गया तो मर गया, वैन किया तो मर गया, और बरी हो गया ज़िंदगी से। 2 व्यक्ति हैं जो घायल हुए, इनके नाम पूछे जाते हैं, जॉन लॉक और हार्डी। ये लॉक और हार्डी हार्ड थे, इसलिए यह बच गए, सिर्फ घायल हुए। प्रश्न बनते हैं कि लॉक व हार्डी किस छावनी के आक्रमण के समय, विद्रोह के समय घायल हुए थे? नसीराबाद छावनी के ये व्यक्ति हैं। अगली छावनी हम देखते हैं, अगली रियासत हम देखते हैं जहाँ पर विद्रोह हुआ था। हमने अभी बात की थी 6 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर अधिकारी कौन था? विद्रोही अधिकारी बन गए थे। अगली हमारे पास में आती है, क्रमानुसार हम देख रहे हैं। देखिए, 28 मई के बाद में 3 दिन बाद में हम यह देखते हैं कि भरतपुर रियासत है, वहाँ पर भी कुछ क्रांति ने अपना रूप लिया है। तो देखिए, भरतपुर रियासत में 31 मई 3 दिन बाद में ही 1857 को विद्रोहियों ने क्या किया? भरतपुर पर अपना अधिकार कर लिया, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, वो यहाँ से भाग गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नीमच। देखिए, नीमच जो है, यहाँ पर विद्रोह हुआ था। हमने बात की थी नीमच के बारे में कि नीमच ऐसी छावनी है जो राजस्थान के सीमा क्षेत्र में नहीं आती थी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। नीमच में विद्रोह 3 जून को हुआ था। देखिए, 3 जून 1857 को। नीमच 3 अक्षर का ही नाम है, और 3 जून को ही यहाँ पर क्रांति होती है। नसीराबाद की, अब नीमच में क्रांति का कारण क्या था? देखिए, जब हम नसीराबाद छावनी में क्रांति का कारण करते हैं, तब हम यह कहते हैं कि सैनिकों पर अविश्वास जो दिखाया गया था, सैनिकों को बागी नाम जो दिया गया था और उन्हें बंदी बनाने के आदेश के कारण वहाँ पर क्रांति हुई थी। लेकिन नीमच में हम बात करें तो क्रांति क्यों होती है? देखिए, जब नसीराबाद का विद्रोह हुआ, वहाँ क्रांति हुई, इसकी सूचना धीरे धीरे फैली और फैल करके पहुँची नीमच में। इस समय क्या हुआ कि एक अफवाह फैली। अफवाह यह थी कि सैनिकों के सामने सैनिकों को बताया गया कि आपका धर्म जो है उसे ख़त्म करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए जो आटा है उसके अंदर हड्डियों का चूरा मिलाया हुआ है। ऐसे कर कुछ अफवाहें उड़ी। उसी दौरान हम यह देखते हैं कि नसीराबाद में एक तरफ जो है क्रांति हो रही है। अब बात यहाँ आती है कि मेजर सावर्स जो कि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ का, हमने बात की थी। नीमच कहाँ आता है? मेवाड़ के क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर मेजर सावर्स जो है, यह अब चाहता है कि उनकी जो छावनी है, उनकी जो रियासत है, वहाँ शांति बनी रहे। इसके लिए वह एक व्यक्ति को आग्रह करता है कि आप ऐसा कीजिए, इस आटे से बनी हुई रोटी खाइए और इस अफवाह का खंडन कीजिए कि रोटी में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। तो एक प्रश्न बनने की संभावना बनती है कि हड्डियों का चूरा मिलाने वाली जो अफवाह है वह किस रियासत में, या फिर हम कहें किस छावनी में? तो नीमच छावनी की ये घटना है। किसने आग्रह किया? मेजर सावर्स ने आग्रह किया। किससे आग्रह किया? अर्जुन सिंह से आग्रह किया कि आप रोटी खाइए और यह जो अफवाह है इससे हमें बचाइए। इसी छावनी की एक और घटना है। देखिए, नीमच की छावनी की एक और घटना है कि नीमच से भागे, नीमच अर्थात मेवाड़ से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव के रूंगाराम जाट ने अपने यहाँ शरण दी। 40 अंग्रेज परिवार हैं, ये नीमच से भागेंगे। कारण क्या है कि चारों तरफ क्रांति का माहौल है, विद्रोह की सूचना है, इस कारण अंग्रेज जो है परिवार यहाँ से अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। इस समय डूंगला गांव है, वहाँ के रूंगाराम जाट ने इनको शरण दी। लेकिन जब पता चलता है कि विद्रोही उसी तरफ आ रहे हैं, तो मेजर सावर्स जो है पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़, उसने फिर आग्रह किया। मेवाड़ का जो महाराणा है स्वरूप सिंह, उनको
कि आप इन अंग्रेज परिवारों को अपने यहाँ शरण दें, और महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इन 40 अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर है वहाँ पर शरण दी गई। देखिए, स्वरूप सिंह इस समय क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं है, अंग्रेजों की तरफ है। इससे हमें उसकी प्रवृत्ति का पता चलता है कि वह अंग्रेजों का एक सहायक राजा है। अधिकांश राजाओं की हम बात करें, उस समय महाराणाओं की बात करें, राणाओं की बात करें, वह सभी क्रांतिकारियों के विरोध में ही थे। ठीक है, क्रांति जो है मध्यम वर्ग के द्वारा की गई थी। अब बात आती है कि स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा मदद की, और इसके सिक्कों पर तो दोस्ती लंदन भी लिखा होता था। ये सभी जो फैक्ट हैं ये ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा राजस्थान का राणा था जिसके सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखा था, या फिर हम कहें 40 अंग्रेज परिवारों की जो घटना है वह किस छावनी से संबंधित है, तो हम कहेंगे नीमच छावनी की वह घटना है। यहाँ हमने 3 देखें जिनमें हमने नशीराबाद की छावनी देखी, फिर हमने भरतपुर देखा, और फिर हमने नीमच में विद्रोह देखा। अब आगे की जो घटनाएं हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अब हम देखेंगे गोरे और कालों का युद्ध हुआ था, एरिनपुरा छावनी में युद्ध हुआ था, एरिनपुरा जो पाली के अंतर्गत आता है, और कौन से चेलावास का युद्ध हुआ था। इन सभी का हम विस्तार से चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल।